हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि अभी अपने पिछले लेक्चर में क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और आज हम उसमें इकाई सेल के पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। इकाई सेल के पैरामीटर पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ड्राइंग क्लियर करने जा रहे हैं। मैंने जैसा कि कल आपको एक क्यूबॉइड के बारे में बताया था, और अब आपको क्यूबॉइड को याद भी आ जाएगा। आपको याद होगा, ऐसे घुमाने वाला आता है जो बच्चे क्या करते हैं, कलर सेट करते हैं। जैसे ये ग्रीन वाला कलर हो गया, ये ब्लू वाला हो गया, ये व्हाइट वाला हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें वो अलग अलग होता है और एक जगह मिक्स करते हैं। अब मैं उसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि वो छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, कलर होते हैं, यानी कि क्यूबॉइड और होते हैं। और वो क्यूबॉइड ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे छोटा क्यूबॉइड है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। उसके अंदर जो एक अगर हम पॉइंट को ऐसे खींच दें और वो निकालें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा यूनिट सेल यानी कि इकाई सेल कहलाएगा। लेकिन जब उसी यूनिट सेल को हम पूरे ऊपर से नीचे तक इधर और इधर अरेंज कर देते हैं, सही से त्रिविमीय व्यवस्था में ऐसे अरेंज करते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हमें वही वाली ड्राइंग बनानी है, तो वो ड्राइंग आपको आज बनानी है। तो देखो इसमें क्या होता है, हेडिंग है इकाई सेल के पैरामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर ऑफ इकाई सेल, पैरामीटर ऑफ इकाई सेल पढ़ने वाले। तो इसमें क्या होता है जरा देखें। तो इसमें हमने एक सपोज क्यूबॉइड लिया। क्यूबॉइड मीन्स एक हमने घन लिया, और वो घन हमारा कुछ इस प्रकार का है। कुछ इस प्रकार का हमारा घन है। मेरी ड्राइंग खराब है थोड़ी, कल भी मैंने बताया था, तो कृपया बुरा ना माने, और जैसी ड्राइंग बना रहे हैं आप अच्छी बनाएं। यह हमारा एक क्यूबॉइड है, और मैंने बोला कि ऐसी बहुत सारी क्यूबॉइड में बार बार रिपीट करूं तो हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल ये हमारा एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल के पैरामीटर ढूंढने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया, मैंने इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को यहां से आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट को यहां से आगे बढ़ा दिया, और इस पॉइंट को मैंने यहां से आगे बढ़ा दिया। थोड़ा क्लियर नहीं होगा इसलिए हम मार्कर को चेंज कर रहे हैं थोड़ा। इसको मैंने इधर चेंज किया तो इधर चेंज किया, तो हमें ये कलर, मैं इसको इधर लेकर आया और इसको ऊपर ले गया। कृपया आप एडजस्ट कर लेना। तो आपको पता है हम इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, जेड एक्सिस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, वाई एक्सिस कहते हैं। आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो एक घनाभ में हमारे कितने होंगे, पूरे हमारे तीनों एक्सिस होते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। लेकिन क्या आप इसमें जेड एक्सिस देख पा रहे हैं, नहीं। तो वो जेड एक्सिस जो होगा ये वाला होगा। देखें इसमें जो जेड एक्सिस होगा हमारा ये वाला होगा। मैंने इसे यहां पे कर दिया, सपोज ये कोने में, ठीक है, और एक यहां पे हो गया और एक ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। अब इसमें ये जो हमारा पॉइंट है, ये है हमारा, जो इसकी लंबाई जो हमने मानी ए है, जो इस एक्स एक्सिस की लंबाई हो गई, इसे हम बोलते हैं किनारे। इस किनारे की लंबाई हमारी हो गई ए, इस वाई एक्सिस की लंबाई जो हो गई हमारी बी, और इस जेड एक्सिस की जो लंबाई हो गई सी। तो हमारे एक घन में जो हमने एक्स एक्सिस की लंबाई मानी ए मानी, इसकी लंबाई बी मानी, और इसकी लंबाई हमने सी मानी। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो जो हमारा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे टोटल जो इकाई सेल में पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, बी होता है, सी होता है, एंड अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। ये अल्फा बीटा गामा हमारे कौन होते हैं। तो अगर आप समझें ए और बी के बीच में कौन सा आएगा, तो अल्फा एंगल नहीं आएगा।
आप इसका अलग ढूंढो, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। अगर ए और बी है तो अल्फा बीटा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ए और बी के बीच में गामा आएगा, तो ये हमारा गामा होता है। सेम हमारा बी और सी के बीच में क्या आएगा, बी और सी, तो बी और सी के बीच में यानी कि बी और बीटा और गामा नहीं आएगा, बल्कि यहां पे क्या आएगा, हमारा अल्फा आएगा। और क्या, ए और सी के बीच में, ये ए है और सी है, इस ए और सी के बीच में क्या आएगा हमारा, ए और सी के बीच में हमारा बीटा आएगा, तो ये हमारा हो गया बीटा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि एक इकाई सेल में कुल 3 एक्सिस होती हैं, जिसमें से उसके किनारों की लंबाई एक्स एक्सिस की ए, वाई एक्सिस की बी और जेड एक्सिस की सी होती है। उनके बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा होता है, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना कि ए और बी के बीच में अल्फा ही आएगा, बल्कि क्या आएगा, इसके बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा, और सी और ए के बीच में हमारा जो एंगल आएगा वो बीटा आएगा। क्लियर? तो इसके बारे में ही हमें थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, पहला पॉइंट आ जाएगा लक्षण में। तो आप लिखेंगे इसके निम्न 3 लक्षण होते हैं। पहला हो जाएगा इसके तीनों किनारों की लंबाई ए कोमा बी कोमा सी होती है। नंबर 2 हो जाएगा किनारों के मध्य कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं, इसलिए टोटल पैरामीटर 6 हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि इसका यूज क्या है, एबीसी का और अल्फा बीटा गामा का। तो इसका यूज ये है कि जैसे ही ए का मान चेंज होगा, बी का मान चेंज होगा और सी का मान चेंज होगा, चाहे अल्फा का मान चेंज होगा, बीटा का मान चेंज होगा या गामा का मान चेंज होगा, तो जो हमारा क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, उसकी जो संरचना है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। हो सकता है वो हेक्सागोनल हो जाए, वो हो सकता है कि उसकी ये वाली लेंथ बड़ी हो जाए, ये वाली लेंथ छोटी हो जाए, यानी कि इस टाइप का पतला क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है कि वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो पिरामिड टाइप हो सकता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर, इनमें चेंज होने पे उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए इसके टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, इनमें जरा सा भी चेंज होने पर पूरी की पूरी जो हमारी इकाई सेल की इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। फिलहाल इस यूनिट सेल में अगर ये माने कि ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तथा ए बराबर बी बराबर सी है, तो ये जो हमारा क्रिस्टल होगा वो घनीय सेल होगा। तो ये हमारा जो सेल होगा वो घनीय सेल कहलाएगा। यदि अल्फा बीटा बराबर गामा, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, तो हमारा सेल जो होगा वो घनीय सेल होगा। सेम सपोज करो ए बराबर बी के है, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी। सपोज करो ए बराबर बी के है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन सी इनके बराबर नहीं है। सेम और सपोज करो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों मान सेम है, तो इसका जो हमें क्रिस्टल प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे द्विनाक्ष लांब। द्विनाक्ष लांब, द्विनाक्ष लांब बोलते हैं शायद। यानी कि मतलब क्या है कि इसके 2 एक्सिस क्या हो गए, हमारे समान हो गए। हमारा ए और हमारा बी समान हो गया, लेकिन हमारा सी समान नहीं हुआ, तो क्रिस्टल जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे इकाई सेल के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग करने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है, हमारे 3 प्रकार के सेल होते हैं जिसमें हम कहते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल के प्रकार को कितने होते हैं, तो हेडिंग है इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार, तो इकाई सेल जो होता है मैंने बताया। अब इसके जो टाइप चेंज होंगे, एक होता है हमारा मौलिक सेल। मौलिक सेल को हम बोलते हैं सरल घनीय सेल या प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, मौलिक सेल। तो पहली हेडिंग डाल दो मौलिक सेल, इंग्लिश में बोलते हैं
प्रिमिटिव सेल या सरल घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल क्या होता है? सिंपल, सपोज करो आपका एक रूम है, उस रूम में 4 कोने होने जरूरी है, 5वां हो तो कृपया फिर वो अलग है। अगर ये आपका रूम है, सपोज करो ये आपका एक रूम है, ठीक है, इसमें आप रहते हो इस गुफा में। तो इसमें आप पता है कि आपके रूम के 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, और इस 4 कोनों में 2-2 पॉइंट होंगे। 4 टोटल तो 8 कोने होते हैं, मतलब 4 इस तरीके से ये कोने होते हैं, लेकिन 2-2 पॉइंट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2-2 4 और 2 इसके पीछे, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो एक मौलिक सेल में या सरल घनीय सेल में जो कणों की संख्या होती है उसके कोनों पर टोटल कितनी होती है? 4 होती है। एक मौलिक सेल में या सरल घनीय सेल में जो उसके कणों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 8 होती है। और वो कण जो है केवल और केवल किनारे पर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, 1 2, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सरल घनीय सेल में जो कणों की संख्या होती है वो केवल उसके कोनों पर होते हैं, और कोनों पे जो कण होते हैं वो टोटल कितने हैं? 8 होते हैं। 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। तो इसकी हमें थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या आ जाएगी कि किसी एकक सेल में जब सभी घटक कण केवल उसके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केवल उसके कोनों पर स्थित होते हैं तो उसे मौलिक सेल या सरल घनीय सेल कहते हैं। सरल घनीय सेल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक सरल घनीय सेल में जो कण होते हैं केवल और केवल उसके कोनों पर होते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सरल घनीय सेल कहते हैं। पॉइंट क्लियर? इसके बारे में अभी मैं इतना ही बेसिक बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है? अगला आता है फलक केंद्रित सेल। तो हेडिंग है नेक्स्ट, हेडिंग है फलक केंद्रित सेल। इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड ट्यूब सेल, एफसीसी बोलते हैं। अब समझ लीजिए, जब किसी घन में जो कण होते हैं, जब कण उसके कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फलक केंद्रित सेल कहते हैं। जब किसी सेल में जो कण होते हैं वो उसके कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी होते हैं तो उसे फलक केंद्रित सेल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कोना। अब आपका कमरा है, कमरे में जैसे मैं खड़ा हूं, ये एक दीवार हो गई, इस दीवार को ही हम फलक कहते हैं। तो टोटल कितने फलक होंगे? तो देखो 1, और इसके सामने की दीवार हो गई 2, जैसे ये हमारी दीवार हो गई, तो 1 और इसके इस तरफ 2, 3 और इसके इस तरफ 4, 5 और इसके नीचे वाला 6। क्लियर? दोबारा से बता रहा हूं कि ये अगर हमारा एक सेल है तो इसके कोनों के साथ साथ इसके फलक यानी कि अगर ये एक फलक है तो इसके इस तरफ भी क्या होगा? एक कण होंगे। अगर ये फलक है तो इसके नीचे भी एक कण होंगे। अगर ये फलक है तो इसके यहां भी होगा। तो सिंपली बोले तो एक रूम में जो फलक होते हैं टोटल 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे, इधर, इधर और इधर और इधर। तो जब कण उसके कोनों के साथ साथ फलक पर भी होते हैं, तो सपोज करो ये आपका रूम है, दिस इज योर रूम, और आप पढ़ाई कर रहे हो
अचानक आपको याद आया, ढूंढें तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नहीं, और ये 8 ये हो गए हमारे टोटल 4। अब इसमें फलक कहाँ कहाँ देखोगे, सपोज करो ये रूम है तो एक तो ये फलक हो जाएगा और इसका अपोजिट ये फलक हो जाएगा, एक ये फलक हो जाएगा और इसका अपोजिट ये फलक हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये वाला फलक हो जाएगा। देख लें, ठीक है। तो जब कण जो है, मैं इस बार निशान लगा दे रहा हूँ, ये फलक पे निशान लगा रहा हूँ, ये फलक हो गए सारे। तो जब इधर कण होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित सेल कहते हैं। तो सिंपल आप थ्योरी लिख सकते हैं कि जब घटक कण उसके कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे फलक केंद्रित सेल कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा अंतः केंद्रित सेल, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड ट्यूब सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब सेल, बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं आप समझ सकते हैं इसके अंदर होते हैं। अंदर का मतलब कहां पर, अगर आपका रूम है तो इस रूम का कहीं पे सेंटर होगा, जैसे ये हमारा घन है तो इस घन का कहीं पे सेंटर होगा, और वो सेंटर कहां होगा, इसके बीच में होगा। तो सिंपल इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी कि जब घटक कण किसी सेल के कोनों के साथ साथ उसके सेंटर यानी कि केंद्र में उपस्थित होते हैं यहां पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल या अंतः केंद्रित सेल, बीसीसी कहते हैं। दोबारा से, यदि घटक कण उसके कोनों के साथ साथ उसके बीच में भी यानी कि केंद्र में भी उपस्थित होते हैं तो उसे अंतः केंद्रित सेल कहते हैं। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आगे हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।